ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट ऑपरेशनल होता है। हेडलाइंस में लिखा होता है ऑस्ट्रेलिया विल सप्लाई यूरेनियम टू इंडिया, विल सप्लाई यूरेनियम टू इंडिया। पहली नज़र में ये एक नॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट लगता है, लेकिन एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया अपना स्ट्रैटेजिक यूरेनियम इंडिया को ही क्यों दे रहा है? क्या ये सिर्फ बिजनेस के लिए है या इसके पीछे इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स, चाइना, क्वाड और इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिसर्च। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक एग्रीमेंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन और वो जियोपॉलिटिक्स जो अगले 30 से 40 सालों में एशिया की पावर बैलेंस बदल सकती है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया की एनर्जी रियलिटी को समझना होगा। एक ऐसी रियलिटी जहां हर साल बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, कोयले पर डिपेंडेंस और रीन्यूएबल एनर्जी की लिमिटेशंस, न्यूक्लियर पावर की जरूरत और एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानी, मैन्युफैक्चरिंग हब्स का बनना, बुलेट ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। सो हर नया मोबाइल फोन चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। हर एआई सर्वर को 24/7 अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होता है। जो मेट्रो ट्रेन है या फैक्ट्री है या हॉस्पिटल्स है या डिफेंस इंस्टॉलेशंस, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। और इसलिए इंडिया की जो पावर डिमांड है वो हर साल रिकॉर्ड लेवल पर टच कर रहा है। एक्सपर्ट का जो एस्टिमेट है वो अगले 2 दशकों में भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमारा करंट एनर्जी सिस्टम इतनी डिमांड को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। भारत की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बैकबोन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है कोयला। आज भी इंडिया की जो जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा वो कोयले पर ही डिपेंड है। थर्मल पावर प्लांट जो है उसी से आता है और इस बात को इग्नोर किया नहीं जा सकता। कोयले ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्टोरिक रोल निभाया है। जब इंडस्ट्रीज बढ़ी, जब सिटीज ने एक्सपैंड किया और कोयला हर जगह बैकबोन की तरह काम किया। हर स्ट्रेंथ का एक लिमिटेशन भी होता है। कोयले से कार्बन एमिशंस भी होते हैं और एयर पॉल्यूशन काफी हद तक बढ़ जाता है। क्लाइमेट के जो कमिटमेंट है उस पर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर हाई ग्रेड कोल के लिए इंडिया का इंपोर्ट्स भी निर्भर दूसरे देशों पर करने लगा। मतलब आज भी कोयला एक बहुत जरूरी पार्ट है और अगले सालों तक रहेगा भी। लेकिन सिर्फ कोल पावर फ्यूचर बिल्डअप नहीं कर सकता। फिर सवाल आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्या ये फ्यूचर नहीं है? तो भारत रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को रिकॉर्ड स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन एनर्जी एक्सपर्ट एक वर्ड बार बार यूज करते हैं, वो है इंटरमिटेंस। इसका मतलब ये है कि सूरज सिर्फ दिन में चमकता है, रात को नहीं। हवा कब चलेगी और कब रुक जाएगी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर दिल्ली की मेट्रो सुबह 4 बजे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उस वक्त हवा नहीं चल रही है तो पावर कहां से आएगा? और यही कहानी एक नए चैप्टर में इंटर करती है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं चलता, उसका असली फ्यूल है यूरेनियम और भारत के पास यूरेनियम जो है वो लिमिटेड मात्रा में है। तो फिर सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए अपने यूरेनियम का दरवाजा क्यों खोला और इसी डील के पीछे
सिर्फ एनर्जी है या जियोपॉलिटिक्स, ये हम अगले चैप्टर में डिकोड करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर्सपेक्टिव में कमेंट में देना मत भूलिएगा। थैंक यू।